हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बाय एसके में स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन 1 से 2 नंबरों में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से हमने 15 क्वेश्चनों को पहली वीडियो में देख लिए हैं। तो अब हम देखेंगे 15 क्वेश्चन से आगे को क्वेश्चन, यानी कि आज हम कुल देखेंगे 35 क्वेश्चन। तो चलिए आज के हम अपने क्वेश्चनों का स्टार्ट करते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया? किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए। यानी कि जो मेंडल थे उन्होंने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया? किन्हीं 2 लक्षणों का नाम लिखिए। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया। तो वो 7 जोड़ी विपरीत लक्षण कैसे थे? तो पहला है बीज के रंग के आधार पर और बीज का आकार, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, पौधे की लंबाई, फली का रंग, फली की स्थिति। ये सभी क्या थे? 7 जोड़ी जो विपरीत लक्षण लिए थे उनके अलग अलग विपरीत थे। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवाणु में रूपांतरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और क्या निष्कर्ष निकाला? जो कि जीवाणु में रूपांतरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ग्राफिक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम निमोनिया रोग के जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी रूपांतरण किया था। यानी कि जो ग्राफिक नामक वैज्ञानिक थे वो सर्वप्रथम निमोनिया रोग के जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनी था में रूपांतरण किया था। इस जीवाणु का क्या नाम था? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में रूपांतरण किया था तथा यह पता लगाया कि आनुवंशिक पदार्थ के कारण रूपांतरण होता है, जो कि निमोनिया में रूपांतरण होता है। आनुवंशिक कूट की 2 विशेषताएं लिखिए। यह कोमा रहित होती हैं, यह असंदिग्ध होती हैं। यानी कि जो आनुवंशिक कूट होती हैं उनमें कोमा नहीं होते हैं और यह असंदिग्ध होते हैं। अगला है, मानव का उद्भव किस युग में हुआ था? क्रो-मैग्नन मानव तथा जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। क्रो-मैग्नन मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। तो मानव का उद्भव प्लेस्टोसीन युग में हुआ था। किस युग में? तो प्लेस्टोसीन युग में हुआ था। क्रो-मैग्नन मानव का नाम, जो क्रो-मैग्नन मानव था उसका नाम क्या था? जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस फैलेसिस है। यानी कि आपके मानव का क्या नाम है? तो जंतु वैज्ञानिक नाम तो होमो सैपियंस, और क्रो-मैग्नन मानव का क्या नाम था? तो होमो सैपियंस फैलेसिस है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रोमर के मतानुसार आधुनिक मानव में विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए। जो रोमर नामक वैज्ञानिक थे उनके मतानुसार आधुनिक मानव की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए। रोमन ने मानव प्रजातियों को 4 भागों में बांटा था: काकेसाइड, मंगोसाइड और निग्रोसाइड और ट्रेसाइड। ये सभी क्या थी? रोमर के द्वारा बताई गई प्रजातियां थी मानव की। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में किन पदार्थों का संयोजन किया, अमीनो अम्ल का संश्लेषण किया? तो स्टैनले मिलर जो कि थे वो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प, इन्होंने हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन को 2:1 के अनुपात के 2 अनुपात में लिया। यानी कि मीथेन को 2 अनुपात में और अमोनिया को 1 अनुपात में, हाइड्रोजन को 2 के अनुपात में मिलाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, परजीवी द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। तो पहला है डेंगू, जो कि मच्छर के द्वारा ही फैलता है, डेंगू बुखार, और हाथी पांव ये भी परजीवी होता है, तो ये भी मच्छर के द्वारा फैलता है। मलेरिया ये भी मच्छरों के द्वारा ही फैलता है, ये भी परजीवी होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य में 4 विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। यानी कि जो मनुष्य था उसमें कौन कौन से विषाणु जनित रोग हैं? तो डेंगू, खसरा, चेचक, पोलियो। अगला है इंटरफेरॉन क्या है, इसका कार्य लिखिए। यानी कि जो इंटरफेरॉन होता है इनका कार्य पूछ रहा है और क्या होता है। तो इंटरफेरॉन विषाणु प्रोटीन के अणु होते हैं। यानी कि जो विषाणु होता है उनके प्रोटीन के अणु होते हैं। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित हो जाती हैं, कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित हो जाती हैं तो ये विषाणु के संक्रमण को रोकती हैं। यानी कि जो इंटरफेरॉन होती हैं, जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित हो जाती हैं तब ये विषाणु के संक्रमण को रोकती हैं। स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। यानी कि जो स्वास्थ्य की परिभाषा पूछ रहा है क्या होती है? तो WHO के अनुसार, यानी कि जो
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूछ रहा है, तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य शरीर की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक यानी कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और मानसिक उसका जो काम करने का तरीका हो, यानी कि अच्छा व्यवहार होना चाहिए सब कुछ, तथा सामाजिक समाज में अच्छे से रहना चाहिए, रूप रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ माना जाता है। अगला है मनुष्य में 4 जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। तो हैजा, टिटनेस, न्यूमोनिया, काली खांसी, ये क्या है? सभी जीवाणु जनित रोग हैं। हैजा, टिटनेस, न्यूमोनिया, काली खांसी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है? यह क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है सभी कहीं पे। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक होता है। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो दूध से दही बनाने में सहायक होता है, जिसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो जो सिरका उत्पादन होता है उसमें किस जीवाणु द्वारा उपयोग किया जाता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु के द्वारा सिरका बनाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जो एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु होता है उसके द्वारा सिरका बनाया जाता है तथा इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज सन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त होता है। जो कि पेनिसिलिन था वो किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। यानी कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं उन सूक्ष्म जीवों के नाम पूछ रहा। तो नानेस्टाक, एनाबीना, राइजोबियम, जो कि गेहूं में और ये शायद दालों में पाया जाता है और ये शायद सरसों में। तो ये सभी क्या हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, इनके नाम है उन जीवाणुओं के। नानेस्टाक, एनाबीना, राइजोबियम। अगला है, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? यानी कि जो डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम काटता या तोड़ता है? तो डीएनए अणु को तोड़ने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, डीएनए को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो लाइगेज एंजाइम का डीएनए को तोड़ने के लिए किया जाता है। काटा किसके द्वारा जाता है? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। और जोड़ा किसके द्वारा जाता है? लाइगेज एंजाइम के द्वारा। अगला है, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो सन 1972 ईस्वी में स्टैनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर ने क्या किया था? डीएनए पुनर्योगज का सर्वप्रथम निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधे के नाम लिखिए। यानी कि जो आनुवांशिक रूपांतरित पौधा है उसका नाम पूछ रहा है। तो सुनहरा चावल, गोल्ड राइस जिसे कहते हैं, इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है जो विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है, इसे ही गोल्डन राइस कहते हैं। और यह क्या है? एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधा है जिसमें कि विटामिन ए की मुख्यतः स्रोत होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां सजीव निवास करते हैं। यानी कि बायोस्फीयर पूछ रहा तो जैवमंडल की बात कर रहा है। पृथ्वी का वह भाग जहां पर सजीव निवास करते हैं, यह स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल विद्यमान होता है। यहाँ क्या क्या विद्यमान होता है? तो स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल विद्यमान होता है, आपको मालूम ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? टेस्ट क्रॉस तथा बैंक क्रॉस को परिभाषित कीजिए। यानी कि टेस्ट क्रॉस तथा बैंक क्रॉस को परिभाषित कीजिए। जब किसी पौधे की जीन संरचना ज्ञात करने के लिए उसे उसके शुद्ध सुप्त जनक से क्रॉस कराते हैं तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और बैंक क्रॉस क्या है? तो जब किसी पौधे या प्राणी को उसके शुद्ध प्रभावी या शुद्ध अप्रभावी जनक से क्रॉस कराते हैं तो इसे बैंक क्रॉस कहते हैं। यानी कि अब एक बार फिर से समझ लीजिए, जब किसी पौधे की जीनी संरचना ज्ञात करने के लिए उसे
उसके शुद्ध सुप्त जनक से क्रॉस कराते हैं तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और जब किसी पौधे या प्राणी को उसके शुद्ध प्रभावी या शुद्ध अप्रभावी जनक से क्रॉस कराते हैं तो इसे बैंक क्रॉस कहते हैं। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इकोटोन क्या है? तो दो पारितंत्रों के मिलने के बाद बना संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों पारितंत्रों के जीव मिलते हैं, यानी कि दो पारितंत्रों के मिलने के बाद बना संक्रमण वो क्षेत्र जिसमें दोनों पारितंत्रों के जीव मिलते हैं उसे इकोटोन कहते हैं, जैसे दलदल, वर्जुमा आदि। अगला क्वेश्चन हमारा है, पारितंत्र किसे कहते हैं? वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक घटक के बीच संबंध को बताता है उसे ही पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम एजी स्टैनले ने सन 1985 ईस्वी में किया था। क्या? वह तंत्र जो वातावरण को जैविक तथा अजैविक घटक के बीच संबंध को बताता है उसे ही पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम एजी स्टैनले ने सन 1985 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, खाद्य जाल क्या है? तो प्रकृति में विभिन्न श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से एक जटिल तंत्र का निर्माण होता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। क्या? प्रकृति में विभिन्न श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से एक जटिल तंत्र का निर्माण होता है जिसे ही खाद्य जाल कहते हैं। अगला है, अपमार्जक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वे जीव जो जंतुओं के मृतदेह को खाते हैं उन्हें ही अपमार्जक कहते हैं। किन्हें अपमार्जक कहते हैं? तो जो वे जंतु जो जंतुओं के मृतदेह को खाते हैं उन्हें ही अपमार्जक कहते हैं, जैसे गिद्ध, लकड़बग्घा आदि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खड़ी फसल क्या है? खेत की वह उपज या पैदावार जो तैयार हो गई हो लेकिन अभी काटी ना गई हो उसे खड़ी फसल कहते हैं। जैसे कि इस समय आप देख रहे होंगे किसी किसी के सरसों पक गए होंगे बट अभी काटे ना गए होंगे तो उसे ही क्या कहते हैं? खड़ी फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। पारितंत्र के कारण जिस जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। पारितंत्र के कारण जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही क्या कहते हैं? जैव विविधता। अगला है, जैव विविधता की क्षति के दो कारण लिखिए। तो अतिदोहन, पेड़ों का अधिक काटना, और आवासीय क्षति यानी कि जो आजकल शहर जंगलों की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। अगला है हमारा, संकटग्रस्त जातियां क्या हैं? तो वे जातियां जो भविष्य में विलुप्त होने की कगार पर हैं उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। तो इन संकटग्रस्त जातियों के बारे में कैसे पता लगाया जाता है? तो रेड डाटा बुक के द्वारा संकटग्रस्त जातियों को पता लगाया जाता है। वे जातियां जो भविष्य में विलुप्त होने के कगार पर हैं उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं, यानी कि जो अभी विलुप्त होने की कगार पर अब धीरे धीरे दिखना कम हो गए। जैसे डोडो पक्षी हो गया जो छोटा सा होता था वो अब नहीं दिखता, और कसूरी हिरन भी अब समझ लो वो तो विलुप्त ही हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तप्त स्थल जिसे हार्श स्पष्ट क्या है, यानी कि तप्तस्थल क्या है? तप्त स्थल क्या है? तो तप्त स्थल पृथ्वी पर उपस्थित वह क्षेत्र होता है जहाँ की प्रजातियां संकट में होती हैं उसे तप्त स्थल कहते हैं। जैसे पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, यहाँ की जातियां क्या हैं? तो संकट में हैं, तो इन्हें ही क्या कहते हैं? तप्त स्थल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वह क्षेत्र जहाँ पर वन्य जीवों को संरक्षित रखा जाता है उसे ही राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यहाँ पर शिकार खेलना, पशु चराना, खेती करना आदि पर निषेध होता है। यानी कि यहाँ पर क्या न तो शिकार खेल सकते हैं आप, न तो पशु चरा सकते हैं और खेती भी नहीं कर सकते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश बोर्ड में पूछा जाता है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए।
अगला है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। यह तो क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता, जिससे हमने इस वीडियो में इस क्वेश्चन को भी रख दिया। अगला है डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। जो कि तो क्या होता है डाउन सिंड्रोम में 2n+1 अर्थात 47 गुणसूत्र हो जाते हैं 46 के बजाय, जिसके कारण अनेकों मनुष्य में बदलाव आ जाते हैं। और टर्नर सिंड्रोम में 2n-1 अर्थात यहाँ पर 45 हो जाते हैं 46 के बजाय। तो यहाँ पर भी अनेकों तरह के मनुष्य लूला लंगड़ा अन्य तरह के हो जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु मादा सम युग्मकी XX तथा नर विषम युग्मकी XY गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। यानी कि लड़का होगा या लड़की, तो वो किस पर डिपेंड करता है, पुरुष पर, जिसके कि गुणसूत्र विषम होते हैं, इसके गुणसूत्रों पर डिपेंड होता है। लेकिन आजकल पहले के मनुष्य क्या नारी को ही मतलब मादा को ही सभी लोग दोषी मानते थे। ऐसा नहीं है, ये सब मनुष्य के लिए मनुष्य से होता है। अगला है स्वपात्र निषेचन क्या है। तो महिला के अंडाणु व पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर शरीर के जितने ताप पर प्रयोगशाला में परखनली के अंदर निषेचित कराना ही स्वपात्र निषेचन कहलाता है। तो हम आशा करते हैं आपको यह सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर से मिलते हैं अगली वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 नंबर वाले क्वेश्चनों को लेकर संपूर्ण किताब से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।